अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। इस जो प्रीवियस वीक जो अभी ऑनगोइंग वीक है, इसमें जो सबसे अहम खबर रही है वहां से शो का आगाज करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए हैं। तफसीली फैसला आया है, बड़ा दिलचस्प है। अगर मैं कहूं कि तफसीली फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे को ना चलाने का इल्जाम FIA पे लगाया गया तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बार बार फैसले में प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है फारूक बाजवा, उनका नाम लेकर कहा गया कि उन्होंने वाज़े तौर पर माना कि केस नहीं चलाया जा सकता इस वजह से या उस वजह से, या कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी तहकीकात नहीं की गई। ये माना गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूँ। 22 बेनामी अकाउंट्स में से एक बेनामी अकाउंट खोला गया गुलजार अहमद के नाम पर, और वो खोला गया पीको रोड ब्रांच पे सिंध बैंक के अंदर, और वहाँ जो फ़ोन नंबर दिया गया वो रमज़ान शुगर मिल्स के DGM जाहिद अली का है। FIA कह रही है कि हमें ये पता नहीं है कि ये किसका नंबर है, हमने इसकी तहकीकात नहीं की, इनका आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं, हमने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। एक और मिसाल ले लें, फैसले में ये भी बताया गया कि काबिल स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर ये माना कि FIR में इल्ज़ाम है कि एक बेनामी अकाउंट ऐसा भी है जिस पर थर्ड पार्टी मैंडेट यानी इख्तियार है तीसरी पार्टी का, वो जमील सिद्दीकी साहब के नाम है। ये जमील सिद्दीकी साहब कौन है? ये GM टैक्सेशन रमज़ान शुगर मिल्स है, उनके पास से मैंडेट था। FIA कहती है कि हमने ये तफ्तीश नहीं की कि उसके पास ये इख्तियार क्यों था। ये बार बार बीच में फैसले के अंदर ही कहा गया, तफसीली फैसले के अंदर, कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर फ्रैंकली कंसीडेड, और वो मान रहे हैं इस बात को खुलम खुला। और आखिर में बात यहाँ पर पहुंची कि 66 गवाहों के 161 के CRPC के तहत बयानात रिकॉर्ड किए गए। 20 से ज़्यादा 22 बेनामी अकाउंट से उनमें 16 अरब रुपए आए। शरीक जुर्म जो है वो ये कह रहे हैं कि रमज़ान शुगर मिल की इंतज़ामिया ने डरा धमका के ये अकाउंट खुलवाए, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब ने जुर्म किया, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए। अब इस सब मामले को तहरीक इंसाफ NRO2 का नाम दे रही है। इमरान खान साहब ने एक बयान भी दिया कल, आपको वो दिखा देते हैं क्या कह रहे थे NRO के हवाले से। शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया FIA केसेस से। जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। अब मुल्क के गद्दार हैं, अब मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी इन चोरों को NRO दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। अच्छा जी, ये आपने बयान सुन लिया। अब साथ ये भी बात कर लें कि PTI लॉन्ग मार्च की बात कर रही है। इमरान खान जगह जगह जाकर जलसे कर रहे हैं, कैनवसिंग कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शंस के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब, वजीर दाखिला हैं, वो ना सिर्फ इमरान खान को उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद आए तो उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। जो खुली धमकियाँ दे रहे हैं, मुलाहिजा करें ज़रा। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि आज़म सवाती साहब को जो गिरफ्तार किया गया उसका तरीक़ाकार क्या था। जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं वो बहुत संजीदा हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है। उसके साथ साथ ये बात करेंगे कि इतवार को जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि ये इलेक्शन तय करेंगे कि आगे इमरान खान की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी। इनको खान साहब नाउ और नेवर क्यों कह रहे हैं, इस पर तफसीली बात होगी। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनके साथ तारुफ कराता जाऊँ। सैयद जाबर बुखारी साहब हैं तहरीक इंसाफ से, अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ज्वाइन किया है, और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, आपके पास मैं आता हूं कि क्योंकि टॉपिक वाइज चलते हैं, तो पहला सवाल आपसे ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब की जो बरीयत हुई, तफसीली फैसला अगर आपने पढ़ा हो, वो उसके अंदर जो बातें थी वो मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी बयान की, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहरहाल है। मतलब जो तहकीकात कर रहा है वो आपके अंडर हो, और फिर उसके बाद एक चालान पहले आए 5 जनवरी 2022 को, और उसके बाद उसी से इनहराफ सामने आए, तो फिर एक राय बन जाती है जिसको PTI कह रही है कि ये NRO2 दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बाजवा साहब, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा रेलिवेंट है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि NRO2 की जो बातें कर रहा है, तो NRO तो इमरान अहमद नियाज़ी ने लिया था जिस वक्त इसने RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन चुराए थे, और डस्का के मकाम के ऊपर ये पकड़ा भी गया था वोट चुराते हुए। NRO तो उसको कहते हैं, NRO उसको कहते हैं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश की गई, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थे, और इलेक्टेबल को जो है वो खान कर और उनको डरा धमका कर PTI ज्वाइन करवाएगी और PTI से टिकटें दिलवाएगी, उसको NRO2 बोलते हैं। NRO2 वो था जब इमरान अहमद नियाज़ी की बहन की तलाशी ली गई तो उसकी जेबों से अरबों रुपए निकले थे, लेकिन उसके खिलाफ केस कोई नहीं बनाया गया था। NRO2 उसको भी कहते हैं कि जो जब फरागोगी के किस्से आम हुए
और 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई और अरबों रुपए फराह गोगी के अकाउंट्स में आज भी मौजूद हैं। और उसको इमरान अहमद नियादी ने इसलिए फरार करवाया मुल्क से कि वो कहीं जो है वो मतलब है कि इसके खिलाफ वादा मुआफ गवाह ना बन जाए। इसको भी एनआरओ कहते हैं। फिर एनआरओ उसको भी कहते हैं कि जिस तरह से चीनी और आटे के ऊपर चोरी की गई, जिस तरह से कि फॉरेन फंडिंग केस में अब नाम आ रहे हैं कि किस तरह के वो 14 अकाउंट थे, किस तरह से कि उन अकाउंट में पैसा आया, सब कुछ चल रहा ना अली गौर बलोच साहब। अब तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत आपकी है, सब कुछ करना है लेकिन जवाब नहीं देना है। अली गौर भी आपके पास है। दूसरा, मैं सिर्फ उसमें एक गुजारिश कर रहा था कि वो ऐसे तासुर गया कि जैसे आप कह रहे हैं कि चूंकि इन्होंने ये किया तो हमें भी एक एनआरओ मिल गया, जैसे आप उसका इकरार कर रहे हैं। बात ये है मैं जवाब देता हूं। जी, मैं हमारे फैसले अदालतों के जरिए हो रहे हैं। हम इनकी तरफ फराह गोगी को फरार नहीं करवाया। नहीं, फैसले के अंदर सर, फैसले के अंदर मैंने गुजारिश की, फैसले में एफआईए खुद कह रही है कि हम नहीं चला रहे, बहुत सारी चीजें हमने इन्वेस्टिगेट किया। फिर आप जज साहब को हटा के बाजवा साहब, जज साहब का कोई लेना देना नहीं है सर। वहां पे जज साहब ने तो फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं वो अदालत के यार है, वो बाजवा साहब आपके पास है। फिर नहीं, मैं तफसीली फैसले को कोट किया सर, मैं पर्सनल मैंने कुछ नहीं कहा, मैं फैसले को कोट किया। 30 सफ़ों पे फैसला, आप खुद पढ़ लीजिए। आप और मेरा भाई यावर बुखारी बैठे, आप दोनों फैसला लिख दें, फिर आप दोनों का इत्मीनान। चले मेरी तरफ आ जाए, वो जवाब मैं क्यों फैसला लिख दूं सर? मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने तफसीली फैसला लिखा, मैंने तो उसको कोट किया था। क्योंकि यावर बुखारी मेरा भाई है। पूछ लेते हैं, यावर बुखारी साहब से पूछ लेते हैं। मैं यावर बुखारी साहब, आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे मेरी गुजारिश सुने ना, बलोच साहब जल्दी कर लीजिए, टाइम थोड़ा होता है। मेरी गुजारिश सुने ना, बात करने का तो मौका दो ना भाई, इक्वली मिलेगा। बात तो भाई पूरा टाइम आप ही को दिया है भाई। बुखारी साहब एक मिनट सिर्फ उनको बात पूरी कर लेने दें। जी बलोच साहब प्लीज कंप्लीट करें जी। पहली बात तो ये है कि अगर मेरे भाई यावर बुखारी से मेरी बात खामोशी के साथ नहीं सुनी जाती तो ये इनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ, ये बोलते रहे बैठकर, क्योंकि अपनी बारी का इंतजार भी नहीं हुआ। और पता नहीं यावर बुखारी मेरे भाई को क्या मसला हो गया कि जब वो बीच में कह रहे थे कि मुझे मौका दें बोलने का, मैंने कहा मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। अच्छा मैं सर बड़ी माजरत, मैं उनसे पूछ लूं ना जरा, मेरे पास अच्छा नहीं देखें, मैंने फैसले को कोट किया है, मेरे पास एक पर्टिनेंट आर्गुमेंट है फैसले को लेके, मुझे जरा उस पर उनसे सवाल पूछने दें। यावर बुखारी साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। एक मिनट गौर बलोच साहब, नहीं सर मुझे एक सवाल पूछना है। बुखारी साहब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, मुझे आपसे सवाल पूछना है कि जो तफसीली फैसला आया है उसके अंदर मैं इस पे कोट कर सकता हूं डिफरेंट जगह पे। फैसले में कहा गया है कि जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी एफआईए ने जो एफआईआर की सबसे पहले, उसके अलावा कुछ ऐसे मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ ऐसे रिगल रूम्स रह गए जब आपकी अपनी हुकूमत थी। तो मामला सिर्फ सारा का सारा ये नहीं है फैसले के मुताबिक कि जब इनकी हुकूमत आई तो उसी वक्त कोई तफ्तीशी टीम चेंज हुई या कुछ और हुआ। आपकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त, तो अब क्या ये चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर आपने बोला भी उनको जवाब देना, प्लीज अभी मुझे अगर बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। आप उनका वॉल्यूम बंद कर देंगे, वो बंद कर दें। बलोच साहब मेरी बात सुने, जितना टाइम है ना मैंने डिवाइड करके सारों को इक्वली देना है। अभी वो देखे ना, वो मुझे टाइम इक्वली देना। रामलीला की कहानियां सुना रहे थे, कर ले। अगर आप मेरी बात वो नहीं चुप करेंगे, वो क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो फिर मुझे प्रोग्राम में क्यों बुलाया आपने? उनके पास जवाब नहीं है। बुखारी साहब टाइम नहीं है, मैंने अभी आरिफ चौधरी साहब के पास भी जाना है। बीच में बोलते रहेंगे तो मैं क्या करूं? बलोच साहब प्लीज 2 मिनट सुने ना, जब मैं बात करने लगा तो सुन लिया ना, 10 मिनट तो आपकी बातें सुन रहे हैं यार, हमें भी बात करने देना। 10 मिनट से आपकी बातें। बुखारी साहब 1 मिनट माजरत, बुखारी साहब 1 मिनट माजरत, बुखारी साहब 1 मिनट, बुखारी साहब 1 मिनट कैसे फेवर दिया? ये देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। बुखारी साहब सिर्फ एक बात छोटी सी, बुखारी साहब इनको 30 सेकंड प्लीज गौर बलोच साहब को दीजिए। आप उनका माइक बंद कर देना यार। सर आप बात कंप्लीट कीजिए, सिर्फ दें 30 सेकंड से 1 मिनट। देखें अली गौर साहब ने सारी बातें की है, अपना जवाब नहीं देंगे क्योंकि एफआईए के जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनको जहर के साथ मार दिया गया। सर मैंने भी सवाल पूछा, मौत हुई वो अलग बात है। अभी बात अच्छा फिर से एफआईए की एफआईए को इन लोगों ने जानबूझ के पीछे किया, उनको धमकियां दी गई। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा बलोच साहब आप बात रिपीट कर रहे हैं। बलोच साहब प्लीज ये बात आप रिपीट कर रहे हैं, आप ये बात कर चुके हैं पहले और उसी पर रिस्पांस ले रहा हूं, उनका जरा देने दीजिए। आपने मेरी बात तो आगे सुने ना जरा, अपनी की जरा अपनी भी रामलीला सुन ले ना। बहुत एक साइड पे छोड़े, रामलीला सुने जरा।
अभी प्रॉब्लम यहाँ पे इनका क्या आ रहा है? इनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनका एक बंदा जो सिटिंग वजीर आजम है उसने झूठा एफिडेविट दिया। झूठा इंसान तो वो है, मुजरिम तो है, वो झूठा एफिडेविट दिया, उसकी वजह से उनका एक मुजरिम भाई बाहर गया जो मफरूर बैठा हुआ है। यहाँ पे एफआईए की मेलाफाइड इंटेंशन है जिसके अंदर, यार मैं आपकी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अब आपको शर्म आ जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि ज्यादा बातें मुझसे बात उनकी पूरी करने दें। कोर्ट भी नहीं सकते हो, थोड़ी देर चुप होके बैठ जाओ। मैं थोड़ी कर रहा पूरी सुनिया ने, लेकिन 5 मिनट चुप करके बैठ जाओ ना, जरा कदे कुट सकते हो तो कुट लो। 5 मिनट चुप हो जाओ। सर ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, उनको जरा बोलने दें। आपके पास में आ रहा हूं, दोबारा आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो सर ऐसे ना करें, कोई नहीं देता, आपको रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। सारी सुनानियां ने कदे आप सर पॉइंट पे आए जरा, जवाब आप, अच्छा आप दोनों में से वैसे जवाब कोई नहीं दे रहा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने एक जवाब दिया, आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आप भी कहीं और ले गए। कौन को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? वो कौम को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, इनके पास और कुछ है नहीं। ये लोग बार बार बातें करते हैं। मुझे बताएं सलमान चोर। सर मैं बहुत माजरत के साथ, देखिए ये देखने वालों के साथ ज्यादती है। मैं सर आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर, ये देखने वालों के साथ ज्यादती है कि आप दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे और लोगों का यहाँ पर टाइम यकीन करें कि वो वेस्ट हो रहा है, उनको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैं बेहतर है कि मैं जरा इस पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आरिफ चौधरी साहब से, बेहतर ये है आप दोनों फिर उसको सुन लीजिए। और आरिफ चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये कहा गया कि बेनामी एक्ट की 2017 का जो एक्ट है उसकी दफात नहीं लगाई गई, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस था, और उस एक्ट के तहत तो ओवरराइडिंग पावर्स मिल जाती हैं, और उस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की थी और एफआईए उनके अंडर थी उस वक्त, तब ये मामला क्यों नहीं किया गया? और उसके बाद अब वो कहते हैं कि जनाब एनआरओ 2 है। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये जो केसेस हमारे यहाँ डिसाइड हो रहे हैं ना, इसमें बदकिस्मती ये है कि इसकी सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो अदालतें बढ़ रही है। अब मामला बिल्कुल कहीं और से हो रहा है और चीजें सारी कहीं और मैनेज की जा रही है। नहीं, ये तब भी हो रहा था चौधरी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? जब इमरान खान की हुकूमत थी ये तब भी कहीं और से मैनेज हो रहा था, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे आप इजाजत दे दें, मैं बात कर लूं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में जो केस चल रहे थे वो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, इमरान खान से पहले बने हुए थे। ये अलबत्ता केस जो है ये इमरान खान के दौर में बना है, और इस केस में जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इमरान खान के दौर में हुई। लेकिन मसला ये है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन को प्रोसिक्यूशन में बदलते हैं और प्रोसिक्यूशन अदालत में होती है तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत माइनर चीजें हैं ये जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जी बेनामी एक्ट जो है उसमें ओवरराइडिंग पावर की बात, असल जो है वो ये है कि ट्रांजैक्शन अगर साबित हो जाए कि ये हुई है किसी ऐसे अकाउंट में जो उस शख्स से मुताल्लिक नहीं, और वो जो जिसके अकाउंट में हुई है वो शख्स वो नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर यानी आपको जो एविडेंस कलेक्ट करनी है वो यही करनी है कि फिर ये कौन है, किसके साथ के लिए ये काम। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उसका जिक्र किया, फैसले में जो ये सब बात हुई, लेकिन आपने बजा तौर पर चीज की तरफ निशानदेही की है, और मैं समझता हूं कि इस तरह की सूरत हाल में अब जो कुछ हुआ है एफआईए ने अमली तौर पर बिल्कुल वो बैठ गई है, और यही तवक्को की जा रही थी एफआईए से कि जब वो, क्योंकि ये इदारे दोनों इसीलिए खत्म हुए थे, एंटी करप्शन और एफआईए की, ये हमेशा चूंकि बराह रास्त ये सरकार के मातहत होते हैं, एफआईए जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत है और एंटी करप्शन जो है वो सूबाई हुकूमतों के मातहत है, तो इसकी वजह से आपको नैब का कानून बनाना पड़ा था। और फिर बदकिस्मती ये है कि वो नैब का कानून भी जिस अंदाज में उसका भेजा बेदरेज इस्तेमाल किया गया, उससे भी एहतसाब का निजाम जो था वो बुरी तरह मुतासर हुआ। इस सारे अमल से जो पाकिस्तान का इमेज है दुनिया में, जब वो बात होती है तो वो ये नहीं कहते कि जी प्रोसिक्यूशन बैठ गई, वो कहते हैं कि अदालत ने ऐसे केसेस में जिसमें वाज़े तौर पर सबूत मौजूद थे, और सीधी बात है कि पैसे आए एक अकाउंट में और वो शख्स जो है वो चौकीदार है या पटवारी है या जो भी चपड़ासी है, और वो शख्स ओन नहीं करता, उसके पास ऐसे जराए वसाइल नहीं, और बाहर से ये ट्रांसफर हुई है
और ट्रांसफर जहां हुई हैं उनको बाकायदा ये डॉट्स कनेक्ट किए गए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखें आरिफ चौधरी साहब 161 के सीआरपीसी के जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं वो अनएडमिसेबल हैं। वो आप फैसला देने के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे नहीं गए। ये लोग कह रहे हैं कि जनाब कंपनी रमजान शुगर मिल, अल अरेबिया शुगर मिल की जो इंतजामिया उन्होंने जबरदस्ती अकाउंट खुलवाए। ये बयान आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद वो अब अदालत के अंदर आके बयान देना है, वहां पर बहुत सारे लोगों ने बयान नहीं दिया। लेकिन जो उस बयान के ऊपर तफ्तीश हो सकती थी कि इसके अकाउंट का मैंडेट इसके पास पड़ा हुआ है और ये अकाउंट का जो फोन नंबर है वो फलाने बंदे का, और वो लोग कौन है कि वो शुगर मिल्स के साथ कनेक्टेड है, उनके ओहदेदार हैं, उस पर भी तफ्तीश नहीं हुई। और मामला फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों हुकूमतों के अंदर, पीटीआई की हुकूमत में भी नहीं हुई तफ्तीश और फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, उनके तो वैसे एफआई अंडर है, उनके खिलाफ कैसे तहकीक करें? ये क्या मामला हुआ? ये फिर मैं आपको एक अर्ज करूं, वर्बोसिटी और रेटरिक जो है उसी पे हुकूमतें ज्यादा जोर देती हैं। ना प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की जाती है, ना इन मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा कि हर रोज बैठ के इनका एहतसाब का जो शख्स था शहजाद अकबर, वो सारी गुफ्तगू करता था, लेकिन वो गुफ्तगू जो थी उसको कहीं आप अदालत में नजर नहीं आती थी कि अदालत में भी रिकॉर्ड के ऊपर वो लाए। और यही बात ये थी कि इस पार्टी के भी जो जितने रहनुमा थे वो हर वक्त बातें कर रहे थे, कोई प्रॉपरली कहीं कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेशन को। जो तरीकेकार होता है कि अगर एक केस रजिस्टर हुआ है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है तो आप अपनी टीमें लगाएं और देखें कि क्या प्रॉपरली चालान सबमिट हो रहा है, क्या वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी नोक यहाँ पे एक चालान सबमिट हुआ, फिर उसके बाद उसी से रिट्रैक्शन सामने आ गई उस इदारे की जो तय कर रहा था इस केस की। एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की बात करते हैं और राना सलाउल्लाह साहब जो खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं और ये सियासी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये किस तरफ मामला ले जा सकता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है और राना सनाउल्लाह साहब का शुरू में हमने आपको सुनाया था कि वो कहने लगे कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद आए तो उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, उनको उल्टा भी लटका सकते हैं, ये उन्होंने बातें की। तो इस पर सर अली गौर बलोच साहब ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला का ये तर्ज़ तकल्लुम इस हवाले से कि एक पुरअमन एहतजाज जो कि वो कह रहे हैं कि हक़ है हमारा, वो करने आ रहे हैं, आप वो नहीं करने देंगे, ये सूटेबल है आपके ख्याल में? इस तरह के रिमार्क्स उन्होंने कल दिए और जो बात यह है कि पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का बुनियादी हक है, लेकिन इमरान अहमद न्याजी साहब ने जब भी एहतजाज किया है उन्होंने पुरतशद्दद एहतजाज किया है। आपके सामने है, जब इन्होंने धरने दिए थे, पीटीबी पर हमला किया था वो पुरअमन था, जब असम्बली के ऊपर लटकाई थी वो पुरअमन था, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी वो पुरअमन था। फिर जिस वक्त इन्होंने ये पिछले दिनों एक एहतजाज किया, इस्लामाबाद में आए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई आप रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, इसके बावजूद इन्होंने वायलेशन की और इस्लामाबाद में आग लगाई, वहां की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यही शेख रशीद साहब जिनकी आप बातें सुना रहे थे, इन्होंने कहा कि खून की होली होगी और जनाब उधर खून बहेगा। क्या ये पुरअमन तरीके से बातें करने का अंदाज है? हाँ, पुरअमन एहतजाज वो होता है जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने किया था, वो उस वक्त कोई एक गमला भी नहीं टूटा था और जो जगह उनको आने भी तो दिया था, हुकूमत ने दी थी, उन पे आंसू गैस तो कुछ शेल भी तो फायर नहीं हुआ था। बैठे और वापस चले गए। अगर ये गारंटी करे कि इनका एहतजाज पुरअमन होगा और जो मखसूस जगह इनको दी जाएगी वहां से जाएंगे तो फिर इनके साथ बिल्कुल बात हो। यावर बुखारी साहब, ये आप इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आप वो जो पुराने एक तो वो इंसिडेंट्स कोट कर रहे हैं, दूसरा ये वो कहते हैं कि जनाब हालात ख़राब करना चाहते हैं, ये इल्ज़ाम लगा रही है आपकी ऑपोजिशन आप पे कि इमरान खान साहब हालात ख़राब करके दावत देना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी को एंट्री मारने की, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जितनी पुरानी फुटेज निकालें, पीटीआई वाले कोई मुलव्विस ही थे ना, पीटीवी में ना नेशनल असेंबली पे टांगने पे ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे टांगी थी, बहरहाल चले खैर। सुने कहीं भी नहीं, हम लोग कहीं भी नहीं थे। पैट। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट अभी जहां तक बात ये कर रहे हैं बलोच साहब कि हम लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे शफाफ झूठ बोल रहे हैं अली बलोच। आगे की बात क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था। मैं वाज़ेह मेरी बात सुन रही थी, क्योंकि टीयर गैस जो फायर किया था उससे दरख्तों को आग लगी थी और टीयर गैस के जितने धुआं निकलता था, हम लोगों के लड़कों ने वो शाखें काट कर फुटपाथों पे बैठ के आग लगाई थी। किसी का शीशा नहीं टूटा। इन लोगों ने झूठ बोला है कि एक अमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी का शीशा नहीं टूटा, दुकान का, कोई मेट्रो का कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं दरख्त आपने वहां पे जला दिए थे।
सुने, कोई दरख्त हमने नहीं जलाए थे। आगे का बताएं सर, मैं जो आपसे पूछ रहा था वो आपके ऑपोजिशन आप ये इल्जाम लगा रही है कि आप हालात उस नहज पे लेकर जाना चाह रहे हैं, ये लोग इल्जाम लगा। देखिए राना सनाउल्लाह सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह तो पहले खुद एक कातिल और दहशतगर्द इंसान है। वो बदबख्त इंसान है कि जो लोगों के पीछे और टीवी के कैमरे के सामने बैठ के भौंकी मारता है। वो आए सामने ना, मैं कई दफा कह चुका हूं, राना सनाउल्लाह जितनी बड़े तुरम खान है ना कि मैं इसको और उसको मैं उल्टा लटका दूंगा, इसको बोले सीधा चले तो सही, 2 कदम भाग के तो दिखाए। ये बातें करना बड़ी आसान है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसने हाथ लगाया खान को, खान राना सनाउल्लाह क्या ये सारे अपने अपनी चीज अपने अपनी हर चीज के खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि फिर ये लोग दावत देंगे कि हम लोग इनके साथ वो हरकत करें जो ये करना शुरू कर रहे हैं हमारे साथ। हम इनको फिर छोड़ेंगे नहीं इस मुल्क के अंदर, इनको भागना पड़ेगा। मैं आपको वाजे तौर पे बता रहा हूं कि इनको भागना पड़ेगा। इनमें से कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं है जो खड़ा हो। इनका लीडर सबसे पहला तो जब भी मसला उसके ऊपर आता है या सऊदी अरेबिया भाग जाता है या लंदन जाके भाग के बैठ जाता है। जब तक उसके केसेस खत्म ना हो, एनआरओ ना मिले, वो बुज़दिल इंसान वापस तो आता नहीं है वो मफरूज। अभी मैं क्या बोलूं इन लोगों के बारे में, इतने तो ये लोग शेर हैं। यहां पे बैठ के 2-4 बंदे इनके आके वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके लीडरान तो वो हैं कि जो भाग जाते हैं। बुखारी साहब मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि आगे जो मामला जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं, जिस तरह के वो दे रहे हैं, तो वहां पे तो सूरत-ए-हाल वहीं पे आएगी। ये एक की चोंच ना बचे, कि दम ना बचे और मामला ऐसा बने कि किसी और को इंटरवीन करना पड़े सब मामले के अंदर। इस्लामाबाद को टोटली चलें, खैर से कोई मामला, मुझे फिर आरिफ चौधरी साहब के पास जाना पड़ रहा है। आरिफ चौधरी साहब अभी खान के हुक्म के इंतजार हैं। चलें ठीक है, बिल्कुल आप हुक्म का इंतजार करें। बुखारी साहब बोलेगा जिस जगह को बोलेगा, ठीक हम लॉकडाउन करेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे अब पैदा नहीं हुई है। ठीक है बुखारी साहब, मुझे आरिफ चौधरी साहब के पास जाने दीजिए। आरिफ चौधरी साहब, ये जो इतवार को इलेक्शंस हो रहे हैं, देख लिए, ठीक है, आवाज आ रही है प्रोड्यूसर साहब? ये जो कुछ कर रहे हैं बुखारी साहब को आवाज आ रही है? सिर्फ 16 तारीख के इलेक्शन। अच्छा बुखारी साहब प्लीज अब मुझे जरा एक मिनट, मुझे आरिफ चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर संडे को जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें 8 की 8 सीट्स अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, मेरा ख्याल आवाज नहीं जा रही, उनकी आवाज कर दीजिए प्रोड्यूसर साहब। आरिफ चौधरी साहब, अगर संडे को जो बाय इलेक्शंस हैं उसमें इमरान खान साहब 8 की 8 सीट्स जीत जाते हैं, उसके बाद वो ऐलान करके बैठे हुए हैं कि मैं उसके बाद बताऊंगा कि आगे कब मार्च करना है टुवर्ड्स इस्लामाबाद। कानूनी एतबार से ये बताइएगा कि अगर हम फर्ज कर लें कि वो 8 सीट्स जीत जाते हैं और उसके बाद जाहिर है कि वो छोड़ देंगे उन सीट्स को और फिर उसके बाद दोबारा उनके ऊपर इलेक्शन होगा, तो ये कोई ऐसी कानूनी सूरत बन रही है कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो फोर्स करने में कामयाब हो जाएं अपनी ऑपोजिशन को, मौजूदा हुकूमत को, कि भाई इलेक्शंस कॉल किए जाएं? ये मामला यूं नहीं चलेगा कानूनी एतबार से। कि ये कोई सूरत ऐसी नहीं बन रही कानूनी तौर पर। उसकी वजह यह है कि सारा कानून तो इसी चीज की इजाजत देता है कि जब एक सीट खाली होती है तो उसकी एक मुकर्रर वक्त में उसके लिए इलेक्शन उस खाली सीट पे करवाना है। ये तो कानून की सूरत हाल है। इस वक्त असल बात यह है कि जो आपने फरमाया कि अगर 8 की 8 सीटें इमरान खान जीत जाते हैं तो उसके बाद मैं समझता हूं कि इन्हें तो पहले भी चाहिए था कि जब वो पंजाब में इलेक्शन सारे जीत गया था अक्सरियत के साथ, तो अगर यहाँ जमहूरियत होती तो उस वक्त रिजाइन कर जाती मुस्लिम लीग नून कि जी हम इलेक्शन करवाना चाहेंगे इसलिए कि वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। क्योंकि ये दुनिया के जमहूरी मुल्कों में ये तरीकेकार होता है। जमहूरियत का नाम तो सारे लेते हैं, नाम मुझे खान साहब की जुबान और उनके साथियों की जुबान जमहूरी नजर आ रही है और ना मुझे ये। आरिफ चौधरी साहब, वैसे वो जिस वक्त सारी सीटें जीते थे, मतलब 16 सीटें जीते थे पंजाब से, तो वो पंजाब में इलेक्शन कॉल करवा देते, उसमें क्या? इस तरह नहीं होगा, इलेक्शन ऐसा कॉल नहीं कराया जा सकता। वजह ये बुनियादी तौर पर ये वो बात है जो मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पहले तो उससे महरूम हो जाए ना जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो इतनी हमाकत तो कोई करेगा नहीं है कि पंजाब और केपीके में जहां उनकी गवर्नमेंट है वो पहले उससे फारिग हो जाए। असल सूरत हाल ये है कि इलेक्शन जो है लोगों का हक है और ऐसे हालात में दुनिया भर में ये होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए और लोगों में बेचैनी पाई जाए तो इलेक्शन कॉल किए जाते हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि क्या राणा साहब को बतौर वजीर दाखिला ये जेब देता है और क्या कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं कि वो जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की धमकी वो दे रहे हैं, यानी जो उन्होंने करना है अमल वो तो बात की बात है। और दूसरी तरफ से क्या फवाद चौधरी साहब की लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो जमहूरी होके हम किसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं? मुझे सारी सूरत हाल में जो बदकिस्मती नजर आती है वो मुझे जमहूरियत की कैजुअलिटी नजर आती है। ये बात मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था। मैं जरा अली गौर बलोच साहब को
पूछ लेना चाह रहा था इस मामले से, लेकिन उनकी अभी लाइन जरा ड्रॉप हुई है। ये फरमाइएगा आरिफ चौधरी साहब कि ये मौका तो इमरान खान साहब के पास बहरहाल है, मरियम नवाज भी कहने लगी, और वो ये था कि केपी असम्बली डिसॉल्व करें, पंजाब असम्बली डिसॉल्व करें, एक साथ असम्बली शुरू करने का यहाँ पे रिवाज है, सूबाई और कौमी असम्बली, लेकिन ना भी हो तो वो फोर्स तो हो जाता है, प्रेशर तो पड़ जाता है आरिफ चौधरी साहब। वो प्रेशर नहीं, देखिए मैं आपको ऐसा करूँ, उसकी वजह ये है कि स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि अगर वो रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये तो पहले जो एक खित्ते में मुहित है, यानी आईसीटी में उनकी गवर्नमेंट है, इसके अलावा तो कहीं गवर्नमेंट नहीं है, बलोचिस्तान ये सिंध में गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी की, तो ऐसी सूरत है क्योंकि इस वक्त वो बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बैठे हैं पीटीआई, एक तरफ उनकी गवर्नमेंट पंजाब अच्छा, वो आगे हैं, दोबारा मेरे साथ हैं अली गौर बलोच साहब, मैं एक उस पर रिस्पॉन्स उनका ले लूँ। अली गौर बलोच साहब, आरिफ चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आपके जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो जो बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से भी फवाद चौधरी साहब के बयान आ रहे हैं, बाकी पार्टी भी दे रही है, जो आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं भी बात, और जो सूरत हाल खुदा ना करे बन सकती है, तो फिर किसी तीसरी फोर्स को इंटरवीन करना पड़ेगा। सूरत हाल जो है फिर वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पटड़ी से उतर सकती है। आरिफ चौधरी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें, आपका क्या? देखें, बात ये है कि जो बात अभी आप कर रहे थे और मैं अपने भाई यावर बुखारी की बातें सुन रहा था, मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये शरीफ इंसान है, लेकिन इन्होंने मासवाए अपने 2-3 मिनट में गालियां देने के अलावा इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई आर्गो नहीं किया। ये तो कोई तरीका नहीं है, आप फलान नवाज शरीफ को गाली दें, आप राना सनाउल्लाह को गाली दें। गुजारिश करने का मकसद ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो है, ये आपने देखा कि जो राना सनाउल्लाह के ऊपर बदनामे जमाना केस बना हीरोइन वाला, सर हम पीछे फिर चले गए हैं, हम फिर उधर चले गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, जरूर उसका तो जवाब। वही कह रहा हूं ना कि वो केस इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने बनवाया था, झूठा मुकदमा। और दूसरी गुजारिश ये है कि यही तो हम कहते हैं कि ये शरपसंद बंदा जब इसको अदम एतमाद के जरिए उतारा गया, ये एक गैर कानूनी और गैर आईनी इसने हुकूमत कायम की थी, इसके बावजूद हमने इसको आईनी तरीके से हटाया है, कोई कू नहीं किया था, अदम एतमाद किया है जो कि आइन में लिखा हुआ है। तो इसको चाहिए ना आराम से असेंबली के अंदर भी बैठता। अच्छा ठीक है, और मैं अब यहाँ पे ब्रेक लेनी है। सर ठीक है, आपका उस पर ओपिनियन आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे। मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो बात करूंगा कुछ कि आजम सवाती साहब गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिन इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कल आजम सवाती साहब को जो गिरफ्तार किया गया, जो बयान देने पर गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आज एजाज चौधरी साहब ने, पीटीआई के सेनेटर हैं, उन्होंने ये बताया कि आजम सवाती ने ये पैगाम भेजा है अली गौर बलोच साहब के, जो मेरे साथ किया गया गिरफ्तारी के बाद, वो वीडियो क्लिप में भी उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े उतारे गए, और जो पैगाम आया वो ये है कि जो मेरे साथ किया गया इससे बेहतर था मुझे गोली मार देते। ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी एक बात सामने आती है, और ये दूसरी तीसरी दफ़ा ये इल्ज़ाम आ रहा है। एक सहाफ़ी के साथ, शहबाज गिल साहब के साथ भी ये मामला पेश आया। रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। देखिए, बात ये है कि जब शहबाज गिल साहब ने ये बात की थी कि मेरे साथ ये वो हुआ है और मतलब है कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो फौरन मेडिकल बोर्ड बनवाया गया। बोर्ड ने तो किसी किस्म के नहीं कहा था कि तशद्दुद हुआ है, और ना ही कोई जिस्मानी तौर पर उन पे लगता था। ये एक आसान तरीका है, असल केस उनके ऊपर बयान देने का नहीं है। असल केस वो है जिसमें FIA ने उनको गिरफ्तार किया है, बयान का मसला अलग है। वो तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब अपने हर हवारी के जरिए जो है पाकिस्तान के इदारों को, किसमें गिरफ्तार किया अली गौर बलोच साहब? पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं किया आप ट्वीट पे? देखिए, बात ये है कि उनके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम सेल की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस के भी इल्जामात हैं। वो होंगे सर, लेकिन जिसमें गिरफ्तार हुआ वो तो बयान देने के ऊपर है। तो भाई अगर आप इदारों के सरबराहों को इस तरह से गालियां देंगे और उनको धमकियां लगाएंगे, तो फिर इसका क्या मतलब है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? आप क्या कहते हैं कि नहीं होना चाहिए? जिस तरह से शहबाज करके किसी को ये नहीं करना चाहिए, और वो मैं पूछता हूं आरिफ चौधरी साहब से, कानूनी कैसे पता चल सकता है? ये उनका इल्जाम है, जान छुड़ाने के लिए इल्जाम लगाते हैं। इस किस्म की कोई उनके साथ हरकत नहीं की गई, ये अपनी जान छुड़ाने के लिए इल्जाम लगाते हैं, और इनके पास है क्या? ये तो कहना अच्छा अली गौर बलोच साहब गिरफ्तार किया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब जो लोग 2-2 साल जेलों में रहे हैं, नवाज शरीफ। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब आपने कहा, मुझे उनका एक बयान याद आ गया। कल उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बलोच साहब उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने हम पे केसेस बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मदद ली। तो ये क्या बात कर रहे हैं, किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब इस पे भी रोशनी डाल दें। तो भाई केस जो बनाया था राना सनाउल्लाह के खिलाफ, वो किस किस्म का केस था? क्या वो राना सनाउल्लाह साहब हीरोइन बेचते रहे?
वो फिर साबित कर सके कि पाकिस्तान का बदनाम नहीं, ओवरऑल बात कर रहे थे वो। टाइम असल में बड़ा थोड़ा है। आप ठीक है, आपका रिस्पांस आ गया। आपने कहा कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, किसी पे ऐसा तशद्दुद नहीं किया गया, बरहना किसी को नहीं किया गया। बुखारी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एतजाज एहसन साहब गद्दार है। सेम स्टेटमेंट है एहसन इकबाल साहब की भी ऑलमोस्ट इन जिस्ट अगर देखा जाए। उन पर तो कोई मामला नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर उनके पास सबूत है तो किसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ बलोच साहब। ठीक है बलोच साहब, मैं पूछ लेता हूँ। मैं यावर बुखारी साहब के सवाल का जवाब, उनसे सवाल का जवाब ले कोई नंगा किया गया है। यावर बुखारी साहब, जान छुड़ाने के एक तरीके हैं भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यावर बुखारी साहब, असल ये है कि ये शेर उस वक्त है जब बयान देते हैं, जब अली गौर बलोच साहब, वक्त थोड़ा है, मेहरबानी प्लीज। आपने दे दिया जवाब, आ गया आपका जवाब सर। सर आपका जवाब आ गया है। यावर बुखारी साहब, एतजाज एहसन साहब को गद्दार कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई पीका एक्ट के तहत इन्होंने किया। ये लोग तो वो बदबख्त लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ वक्त के मुताबिक बातें करते हैं और अपने लूटे हुए माल को बचाने के चक्कर में रहते हैं। ये वो सारे हैं जिन्हें अकामे लिए हुए हैं वहां पे यूएई के और सऊदी अरेबिया के और ये गल्फ स्टेट्स के। ये लोग इतने, मैं क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल, एतजाज एहसन साहब के खिलाफ सेम कार्रवाई क्यों नहीं हुई आपके ख्याल में? नामुराद इस मुल्क के बच्चे हैं जिनने इस माँ को सोचा भी है, लूटा भी है। ठीक, एतजाज एहसन साहब के खिलाफ सेम कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बयान तो तकरीबन सेम ही है दोनों के। नहीं, ये लोग कर नहीं सकते, जरूरत इनकी नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए जरूरत ये है कि वो एक कानूनदान है, वो खड़े होते हैं, उनके अगर हाथ लगाएंगे सिर्फ पीटीआई सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं उठेगी, अभी अवाम भी उठेगी, क्योंकि एतजाज एहसन वो बातें कर रहे हैं जो हकीकत पे। ठीक, अच्छा आरिफ चौधरी साहब, ये जब कोई कहता है कि मुझे कस्टडी के अंदर नंगा किया गया और बड़ी डिस्टर्बिंग सी बात है और इस तरह की हरकतें हुई मेरे साथ कि उससे बेहतर है मुझे गोली मार दें, ये प्रूफ कैसे हो सकता है सर? ये कोई फिटनेस सर्टिफिकेट में तो प्रूफ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन मसला ये है कि अपने आप को इतना कौन बोलता है कि यार मेरे कपड़े उतारे गए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ, कौन इतनी बातें करता है? कुछ हुआ होता है तो बोलता है ना। हमें उससे नसीहत हासिल करनी चाहिए कि ऐसे एंडा ना हो, कोई भी हो ऐसी हरकतें ना करे। देखें वहां पे अमेरिकन क्या कहते हैं कि हम वाटर बोर्डिंग वगैरह नहीं करते, सब कुछ करते थे। यहाँ पे भी ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि FIA कहती है हमने नहीं किया, वो एजेंसियों पे फेंकती है, एजेंसियों को और बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए। उठाया इन लोगों ने, लेकिन झूठ बोल रहे हैं सिर्फ क्योंकि अच्छा रात को, अगर प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त भी खत्म हो गया, अगर रात को 3:30 बजे गिरफ्तार ना किया जाए, उसके बाद सुबह अदालत में पेश किया जाए, या फिर किसी को शाम को गिरफ्तार किया जाए, रात तक उसका पता ना चले कि वो कहां पर था शहबाज गिल के केस के अंदर, और फिर जाकर गिरफ्तारी डाली जाए, और दरमियान में जो एक बहुत बड़ा वक्त है, बहुत बड़ा जो दरमियान में वक्त है, उस पर फिर जहन में आता है कि इस तरह का कोई मामला हो सकता है जब वो इल्जाम लगाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये कैसा ऐसा काम है कि किसी सियासी वर्कर को कभी इसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कल आप पे मुकदमे हो रहे थे मुस्लिम लीग नून वालों पर। खुदा ना करे सर, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ठीक है, प्रोग्राम का एक्चुअली सर वक्त खत्म हो गया है, मुझे ये बराबर होना चाहिए, और किसी के साथ इस तरह का वहशत वाला सलूक और दर्दनाक सलूक जो है बेईमाना, जिससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहा है। खुदारा आप यानी जो सियासी लोग हैं, आपको तो इस मामले में ये भी लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए जी, आज इनके साथ होना चाहिए जी, इन्होंने ये किया था, फलां किया था। तो फिर किस तरह के आप सियासी लोग हैं? क्या आप जमहूरियत की क्या खिदमत कर सकते हैं, और आपका ह्यूमन राइट्स से क्या ताल्लुक है? पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए आवाजें उठाने वाले सियासी वर्कर होते हैं, और आप वो सियासी वर्कर है कि आज आपको जब वाकई नहीं होना चाहिए। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स ने कंडेम भी किया है कि इवन अगर ये आते तो इनकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। बहुत डिस्टर्बिंग सूरत हाल है अगर इस तरह का सलूक किसी के साथ किया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल सेम चैनल सेम टाइम आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।